हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान पे। कैसे हैं आप सब? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां कैसी चल रही है। आज हम चैप्टर फर्स्ट ही पॉलिटिकल थ्योरी का कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पाली वीडियो पार्ट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसको आप वहाँ से देख लेना। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है थर्ड पॉइंट, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड फंक्शन है। So, the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the senses that government may be never trespass them. इसमें जो ये कहना चाह रहा है कि जो थर्ड फंक्शन है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें गवर्नमेंट जो है अपने जो सिटीजन्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट किए जाने वाले जो लॉज हैं उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगे, जिसकी वजह से सबके पास अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एंजॉय करने के लिए पूरी आज़ादी मिल सके। ये जो लिमिटेशंस है इस तरीके से क्या होगी, आपके पास बेसिक आ जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा, जिससे सरकार कभी भी उसको आपको उल्लंघन नहीं कर सकती। प्रॉपर मीनिंग क्या है? उल्लंघन नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी गवर्नमेंट की शक्तियों को, पावर को कई तरीके से लिमिट करती है। जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिट करने का सबसे ईजीएस्ट वे तरीका यही है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए हम क्या करें, फंडामेंटल राइट्स तो हमने जैसे दे रखे हैं उसको बिल्कुल क्लियर वे में डिफ़ाइन कर दें कि किसका कौन सा राइट है, किसको किस तरीके वो राइट किस तरीके से वर्क करेगा, उसका क्या फंक्शन रहेगा, जिससे लोगों को अपनी लिमिटेशंस का भी पता रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अधिकतर हमने ये देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल जो हमने फंडामेंटल राइट दे रखे हैं वो हमेशा नहीं मिलते हैं। तो जो सिटीजन्स हैं वो अपने मनमाने तरीके से, अपने तरीके से ही किसी भी कारण से काम करने लग जाते हैं। तो जैसे कहा गया कि कारण गिरफ्तार करने के विरुद्ध में हमारे पास एक अपना खुद का एक सुरक्षा का प्रोविज़न दे रखा है कि आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए दे रखा है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा? तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हमारे पूरा का पूरा अच्छे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया हुआ है इन सारी बातों को। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी लिमिटेशंस है कि भाई किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको जैसे फंडामेंटल जो राइट्स मिले हुए हैं, फ्रीडम जो मिला हुआ है, जैसे आपको बोलने का राइट है, आपको अपनी आवाज़ उठाने का राइट है, आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का राइट है, आपको इन सब की क्या फ्रीडम मिला हुआ है। इन सारे राइट्स को राष्ट्र जब भी हमारे यहाँ इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होती है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। जैसे अभी कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम पे क्या किया था, हमारा जो बेसिक राइट है आर्टिकल 21 क्या कहता है, आपको जीने का अधिकार है, वो आपका सेफ था। लेकिन आपको जैसे घूमने फिरने का है, आपको असेंबल होने का है, ऑर्गेनाइजेशन बन अपना करने का है, तो इन सारी चीज़ों को स्थगित कर दिया था, कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था। तो उस समय के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारी सेफ्टी के लिए इस तरीके के एक्शंस लिए थे। तो वक्त आने पर ऐसा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, यानी समाज की क्या आकांक्षाएं और उसके क्या गोल्स हैं, क्या लक्ष्य हैं। ज़्यादातर तो हमको ये देखने का मिलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है केवल वो निर्णय निर्माण की जो पावर्स है उसका ही, भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर जो पावर है उस पर क्या हमने पावर को कंट्रोल करने के लिए क्या काम किया गया है। तो कैसे दे रखा है कि भाई उसके सबके पर्टिकुलर कैंडिडेट हैं, उनके सबके अपने फंक्शंस बता रखे हैं हमने। लेकिन जब हम 20वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक वो बहुत गुड एग्जाम्पल है। एक ऐसा जिसका जिसका स्ट्रक्चर है वो बहुत बुनियादी बेसिक फीचर्स को लेके कंप्लीट किया गया है, जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पॉजिटिव जो वर्क करे हुए हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो समाज है, उसकी कुछ इच्छाओं को, उसके कुछ गोल्स को भी इसमें दे रखा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसको इस तरीके से अच्छे से वर्क करना है, ये हमारी सोसाइटी को इसी तरीके से आगे बढ़ना है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सबको दे रखी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिलेशन में दे रखा है कि कुछ नए प्रयोग भी किए जाने चाहिए, जिनसे जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी बढ़ोतरी हो, अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ। जहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा है कि कई अनेक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर है वहाँ पर इतना प्रोग्रेस नहीं होगा।
जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पे भी हमने एक रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिए हैं, ताकि सरकार मनमानी तरीके से काम ना कर सके और या ओवर पावर ना हो सके। इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इतना ज़्यादा ना हो कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए। तो इस बात को भी एग्जाम्पल के लिए बता रखा है कि जो इंडिया है, इंडिया की जो आकांक्षाएं हैं, ये कि हम ऐसा एक सोसाइटी बनाएं जिसमें हम विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम अपनी सोच को बनाएं। यदि यह सब कुछ जो है सोसाइटी की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हमें अपनी सरकार को एक ऐसा समर्थन और पावरफुल बनाने में ईजीएस्ट होगा, क्योंकि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को डाउन नहीं करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो जिससे हमें हमेशा क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका है जहाँ पर हमने अपार्थी सिस्टम देखा था। अपार्थी सिस्टम में लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू कलर के अकॉर्डिंग। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उसने सोसाइटी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन बाद में इन सारी चीज़ों को हटाकर और उनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक सबको इक्वलिटी के साथ इंक्लूड किया गया। एग्जाम्पल देखें, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी यही इच्छा थी कि जो सोसाइटी का इंडिविजुअल कैंडिडेट है, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको बेसिक जो उसकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो रहना है, खाना है, साफ़ पानी है, शिक्षा है, ये सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी डिग्निटी हो, अपनी आत्मसम्मान का यानी रेस्पेक्टफुल जो अपनी लाइफ को वो जी सके। तो इन्हीं बातों को का ध्यान रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। यहाँ पर एक पिक्चर है, आप इस पिक्चर में देखो, आपको बीच में जवाहरलाल नेहरू जी दिखाई दे रहे हैं और आसपास उसके सारे कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, लोग हैं, वो अलग अलग इच्छाओं को बता रहे हैं, अपनी अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नेहरू जी हैं वो अनेक अपनी अपनी कल्पनाओं विचारधाराओं के बीच में संतुलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों पार्टीज़ के लोगों को सबकी बातों को सुनते हुए, समझाते हुए, उनमें बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस मूवी, इस जो पिक्चर है, इस पिक्चर में यही सारी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नाउ, अब है फोर्थ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर ए जस्ट सोसाइटी। यानी वह गवर्नमेंट, उसकी एक ऐसी कैपेसिटी, उसको वो पावर मिल रही है जिसमें वह हमारी जो जो लोग हैं वो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके, यानी एक जस्टिफाई वे में हमारी सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सके और उसकी परिस्थितियां हैं उनको उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यहाँ पर दे रखा है अनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के समर्थ बनाने वाले ऐसे प्रोविजंस। वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, जैसे बात हम करते हैं साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारे लाइबिलिटीज़ को एक दूसरे को सौंपा है, जहाँ पर वहाँ सरकार को एक एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, संरक्षण को बढ़ावा देने और जितनी भी अनजस्टिस वाली बातें हैं, जहाँ पे भेदभाव हो सकता है, कलर से हो सकता है, तो जो पीपल है, वहाँ के ग्रुप हो, पीपल हो, उनको सबको बचाने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, उनको सबको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन किया है। ऐसे ही प्रोविजंस के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं, काम किया है। जो गवर्नमेंट, अगर ये सारी लोगों की जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन, ग्राउंड लेवल की जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अगर उन सबको पूरा करती है या दूर करने की कोशिश करती है, तो सोसाइटी में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे सभी के लिए किस तरीके से कि आवाज़, रहने की फैसिलिटी मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले, एजुकेशन मिले, इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है। उसी तरीके से इसमें सेकंड केस भी दे रखा है जो कि इंडोनेशिया का है। जो इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है वो एक लाइबल गवर्नमेंट है, एक जिम्मेदार सरकार जिसको कह सकते हैं वह है, जहाँ पर वो नेशनल एजुकेशन की फैसिलिटी को बनाया है उसने। और जो इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वह यह भी डिसाइड करता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जितने भी पुअर कैंडिडेट्स हैं और या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अनाथ जो बच्चे हैं, उनकी सबकी देखभाल का काम भी करता है। अब नेक्स्ट शुरू होता है हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, यानी राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है, और किसको हम राष्ट्र के लिए बुनियादी पहचान जिसके लिए कह रहे हैं।
तो फाइनली जो इसमें कह रहा है कि भाई एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही यही होगी हमारे लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी सोसाइटी के लिए उसका बेसिक उसकी आइडेंटिटी क्या हो सकती है, हम किस बेस को मान सकते हैं। तो जो इसका दिस मीनिंग द पीपल एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी समाज है, उसकी एक सामूहिक इकाई के रूप में हम उसकी पहचान होती है। जो ये सोसाइटी है, जो हमारा ग्रुप है, पीपल है जो लोगों का, उसको पहचान बनाने के लिए हमें इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक रूल्स को मानना पड़ता है। जैसे हम पर शासन कैसे होगा, यानी हम पे रूल कैसे होगा, कौन रूल करेगा, इन सारी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले हमारी इन सारी बातों को लेकर डिस्कशन हुआ है और सिर्फ पूरा प्रोसीजर उसमें मेंशन किया गया है। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स फिर भी हमारे लिए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पर सहमत होके हम अपनी बेस को राजनीतिक पहचान बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल है एक ऐसा बहुत बड़ा विशाल स्ट्रक्चर है जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस दे देता है कि आपको इस तरीके से कोई काम करना है, कोई फंक्शन इस तरीके से करना है। नेक्स्ट आता है कि हाँ, अगर हम इफ़ वन लुक एट ए कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके की दिखाई देगी, क्योंकि सबकी कंट्री की सिचुएशन अलग है। जैसे इंडिया है तो इंडिया में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, यानी हम किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, हमने सबको दे रखे हैं। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, अलग अलग उनसे होने वाले जो रिएक्शन होंगे वो भी अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ एक जैसा भी होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, जीने का अधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो जीने का अधिकार तो सबके लिए है। उसी तरीके से राइट टू वोट है, राइट टू वोट भी सबके लिए ही एक जैसा है। तो जो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक राइट्स हैं, वो उनकी मेन जो काम है वो उनके लिए रक्षा करने का, उनको जीवन देने जैसा काम है। फिर आता है हमारे पास पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर वाला, अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सत्ता जिसको हम कहेंगे। तो हमने जो संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी दिए गए कुछ वर्क हैं उन सबको बताया गया, तो उसको एक टेबल नुमा में बताया गया है। ये जो टेबल दे रहा है कि इसमें सारा दिया गया है, लेकिन इसके साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं भाई, ये देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफ़ेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट किया है, जिसमें उन्होंने स्टेट के बारे में कई वर्क बताए, उसके प्रोविजंस भी दे रखे हैं कि जो स्टेट है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, उसकी क्या प्रिंसिपल्स होंगे, उसको किस तरीके से अपनी स्टेट की पॉलिसीज़ को बनाना है, तो वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। क्योंकि बहुत बड़ी जब कंट्री होती है तो उसको एक रूल से नहीं गवर्न कर सकते हम, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब जगह रूल कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस वर्क को मोर ईजिएस्ट करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इसी को फेडरल सिस्टम भी कहा है हमने, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा था। उसी तरीके से जब हम किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करते हैं तो जितना भी हम सिंपल वे में हम देखते हैं, डॉक्यूमेंट की जब भी बात होगी तो कुछ देश ऐसे हैं, जैसे इंग्लैंड है हमारे पास, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वे में नहीं दे रखा जिसमें ये कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सके। बल्कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो पावर है डिसीज़न की, एक बहुत लंबी कड़ी है, श्रृंखला है, जिसमें सामूहिक रूप से ये संविधान को कहा गया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन उसी को कहा गया है। एट लास्ट हम यही कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट भी है, जिसकी बेस पर ही हम प्रॉपर काम कर पाते हैं। क्योंकि उस पर अगर कोई, हमारे इंडिया में तो प्रॉब्लम ही है ये कि हर बात पे पूछा जाता है कि ये कहाँ है, तो हमारे पास सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, अगर बोलते हैं तो हमारे पास उस बात का जवाब होता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। अब है मोड ऑफ प्रोमोगुलेशंस, मीन्स संविधान को प्रचलन में लाने का क्या तरीका है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अस्तित्व में आया, किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उनके पास बनाने के लिए उनके पास कितनी पावर थी।
अने डिफरेंट कंट्रीज़ थी, उनसे ही हमने अपने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविज़न्स लिए, यानी जो अच्छी बातें हमें लगी वो हमने वहाँ से उस कंट्री से ली। वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इंडिया का है, साउथ अफ्रीका का है, अमेरिका के हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन एक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि ये क्या है, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन जिसको कह लो, या बहुत बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद बनकर तैयार होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसको बेसिक जो बनने में जो टाइम लगा था, जैसे हम इसका पूरा ड्यूरेशन हम देखते हैं कि 1946 से शुरू होकर और ये ख़त्म हुआ था नवंबर 1949 में, ये कंप्लीट हुआ था ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का। ऐसा करने में हमारे बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए, तो यानी हमारे पास बहुत लंबी एक हिस्ट्री है कि हमें जो आज़ादी मिली है, वो भी आपने 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया मूवमेंट में पढ़ा था कि भाई किस तरीके से इतना लंबा जर्नी जो चली है। जो नेशनल मूवमेंट्स होते हैं उसमें सभी क्लास की सोसाइटी के जितनी भी टाइप के ग्रुप थे, चाहे वो दलित थे, बिजनेसमैन थे, वुमेंस थे, सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो हमारा इसी वजह से जितनी भी समाज के लोग हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उन सबका विश्वास जो है, अपना बिलीफ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर एक मूवी, एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर में क्या कह रहा है कि जो व्हाट डू यू पीपल डू इफ़ दे फाइंड आउट दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट जस्ट। भाई जब लोगों को ये पता चले कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो जस्टिसफुल ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन केवल ओनली ऑन पेपर है, जिसमें एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको एज इट इज़ हम फॉलो भी कर रहे हैं, उसको चीज़ को माना भी जा रहा है और लोग उसको अच्छे से कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? यहाँ पर इसमें पूरा एक डिबेट है ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। भाई नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बहुत ईजीएस्ट नहीं बना है, उसकी बहुत लंबी एक प्रोसेस रही है। जैसे 1948 के बाद नेपाल में 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा चुके हैं। इसका मतलब ये कि वो एक बार में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कई बार बने हैं। 1948 में बना, 1951 में बना, उसी तरीके से 1959, 1962, 1919 में भी बना। लेकिन जब भी ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन बने तो जो वहाँ का रूलर है, वहाँ का जो किंग है, उसी ने सब कुछ किया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जस्ट फॉर्मेलिटी कि आप बोल रहे हो, हम आपके काम मान लेते हैं आपकी बात और कॉन्स्टिट्यूशन को बना देते हैं, जस्ट ओनली पेपर। बट वो वर्क नहीं होता था। फिर 1990 में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बहुत सारी मल्टी पार्टी आई और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड हुई। फिर धीरे धीरे बहुत सारा एक लंबा स्ट्रगल चला और अक्टूबर 2002 में जो वहाँ के नेपाल के जो किंग है, वहाँ से पावर निकल के लोगों के हाथ में आ गए और 2006 में फाइनली जो ये लड़ाई थी वो कंप्लीट हुई, उसको एक नया टर्न मिला। और जो वहाँ के नेपाल के किंग थे, रूलर थे, उनको लोगों की ही बात माननी पड़ी, उनके आगे झुकना पड़ा। यूँ कह लो कि जो नेपाल की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो नेपाल वहाँ पर जो कि सिर्फ ओनली यूँ कह लो कि नाम मात्र के लिए थी ओनली, कि भाई इस चीज़ को इस तरीके से करना है या क्या नहीं करना है, वहाँ पे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से बनाया गया और वो फॉलो अब हो रहा है। इस काम के लिए इंडिया ने भी सपोर्ट किया है। अब हमारे को जितनी भी बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, यानी संस्थाओं के बीच में एक बैलेंस किस तरीके से, संतुलित किस तरीके से दे रखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आम पीपल के लिए एक छोटा सा समूह था, जिसने इन लोगों ने भाई मिलके ही बनाया था। अलग अलग लोग थे, अलग अलग सोच वाले थे, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे और उन सब ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया एज जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लाइव डॉक्यूमेंट है। इस बात को समझने के लिए हमारा एक स्पेशल चैप्टर दे रखा है आपका थ्योरी में, कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में। आपको वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें ये बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है एक लाइव डॉक्यूमेंट है। हम ये फील करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक जीवित है, जीवित डॉक्यूमेंट की उसको एक बात कही गई है, उसको एक संज्ञा दी गई है। यूँ कह लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रोविज़न्स है, क्योंकि वो वक्त के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, उसमें जब भी हमें लगा है उसमें हमने चेंजेस किए हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजिड वे में नहीं है, उसमें हमने फ्लेक्सिबल भी है बहुत जगह पर। तो परिवर्तन हो रहे हैं, कंटिन्यूस में अमेंडमेंट हो रहे हैं, एक्ट में चेंजेस आ रहे हैं। इसी वजह से इन सारी बेसिक फीचर्स की वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक लाइव डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बनता है वो कि हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो
भाई बहुत पुराना ही है, हमको तो ये भी तो पता ही है कि स्ट्रगल बहुत लंबा रहा। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा ही है थोड़ा बहुत आपने कि किस तरीके से प्रोसीजर चला। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, 9th में आपने पढ़ा था सिविक्स में कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, जिसका काम यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है आपको। और इंडिया से जो इलेक्शन के थ्रू कैंडिडेट जीत कर आए थे उन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। फर्स्ट बैठक जो हुई थी तब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर 14 अगस्त 1947 को, यानी 1 साल के बाद कुछ महीनों बाद शुरू होती है। फिर जो इंडिया है वहाँ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के रूप में फिर इसकी पुनः, क्योंकि इसमें क्या होता है इंडिया डिवाइड हो गया है, 14 अगस्त आ गया है ना। तो जब इंडिया जब 14 अगस्त में जो विभाजित हो गया है, डिवीज़न हो गया, पार्टीशन हो गया है, तो पोस्ट भी अलग अलग हो गई, यानी कुछ जो हमारी जीती हुई पोस्ट थी वो पाकिस्तान की तरफ चली गई। तो जितने भी लोग बचे थे अब उन लोगों ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन लोगों ने पुनः बैठक की। फिर 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बनाया गया था जो पहले भी, तो उसी के हमने मोस्ट ऑफ द जो प्रोविजंस थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉइंट्स थे, वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सदस्य थे वो इन डायरेक्ट वे से चुने गए थे, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो स्ट्रक्चर था, जो उसकी रचना हुई थी, लगभग उसी तरीके से उसी योजना के अनुसार हुई थी, जिसमें हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कमेटी ने की थी, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। उनकी ही योजनाओं के अनुसार उसमें की गई थी। मेन बात जो फर्स्ट ऐसे पॉइंट है, ईच प्रोविजंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट, यानी देशी रियासत या रियासतों के जो ग्रुप थे उनकी जनसंख्या के अनुपात पर ही उन सीटों को डिवाइड किया गया था। जैसे लगभग हम एक एस्टिमेट मान रहे हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। और आज भी यही है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस में है वो सीट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ही रखी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट वे में यही देखा कि जो हमारे एरिया है उसमें 292 सदस्य, और जो देशी रियासत जिसको बोलेंगे, और कम से कम 93 सीट्स को डिवीज़न दिया गया था। फिर इस द स्टेट इन ईच प्रोविजंस वर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 3 मेन, जैसे मुस्लिम, सिख एंड जनरल, एंड उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, प्रधान जो विधानसभाएं जिनको बनी थी लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको इंडिविजुअल ग्रुप में सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों को चुना, और उसके लिए उन्हें जो पॉलिसी जिसको अप्लाई किया गया वो रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थी, जिसको हिंदी में ये इस तरीके से समझो, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग हुआ था। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स of princes states was not be determined by the constellations, यानी जो देसी रियासत थी उनके प्रतिनिधियों का जो चुनाव का जो तरीका था वो उनकी डिसीजन पर दिया गया था, उनकी विचार विमर्श पर तय किया गया था। अब यहाँ पर ये B.R. अम्बेडकर जी की कोई बात कही गई है, तो अब है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन या स्वरूप